हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप आप जानते हैं हमारा ये प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम डिलीवर करते हैं एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई भी ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा मॉडल नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com IIT JEE सेक्शन में जाकर पूरा पैकेज आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सब कुछ चैप्टर वाइज सिस्टमैटिकली, मतलब सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज इतनी डेप्थ में सिस्टमैटिकली हर एक लेक्चर, DPP, उनके सोल्यूशन सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। या फिर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिक मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? 11th स्टैंडर्ड IIT JEE मैथमेटिक्स आपका चल रहा है। जो चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका आज हम शुरू करेंगे डी मोवर्स थ्योरम एंड रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अभी तक जो भी सारी बेसिक्स हमने सीखी, हमने शुरुआत की थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग, उनका रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा कि आर्गेंट प्लेन में कार्टेशियन के थ्रू, या फिर अगर आप देखें तो इसको पोलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी बातें हमने की। फिर हमने कॉन्जुगेट मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात की, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डिस्कस की हमने, डेवलप की कई सारे क्वेश्चंस और ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उन टॉपिक पर बेस्ड सॉल्व करके। मेरा यकीन है कि अभी तक कोई भी डाउट या परेशानी नहीं है और आप DPPs भी रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व करके ऑफ कोर्स उनके वीडियो सोल्यूशन से रेफर करके उनके सोल्यूशन से भी अच्छे पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो DPP ज़रूर सॉल्व करते रहिए, क्योंकि उससे एक और आपका कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ हो जाता है। जैसे कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ऑफ कोर्स उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी, बट DPP में भी एक लेवल और हम अपग्रेड करके आपको जो एडवांस तक लेकर जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी हर चीज़ प्लान्ड है सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि आप JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आज जो हम पढ़ेंगे, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर डी मोवर्स थ्योरम। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। अभी तक जो कंसेप्ट्स पढ़े उन्हीं को अब आगे ये लेकर जाएगी कड़ी, और उसी के साथ एक और एक्सटेंडेड वर्जन उसका हम पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और काफ़ी क्लैरिटी वाला टॉपिक होने वाला है ऑफ कोर्स। और इसके साथ आप कई सारी चीज़ें बहुत सारी एक्सप्लोर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर। बट इन सबसे ज़रूरी एक बात मैं बस आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो IIT JEE का मॉड्यूल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि हम हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल, कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए क्रिएट करें, ताकि हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। और उन कंसेप्ट को समझाने के लिए बेशक कई सारे क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स JEE मेंस और एडवांस लेवल के और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे, ताकि उस कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको सिखाई जा सके। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, उस टॉपिक की DPP आपको प्रोवाइड की जाएगी। DPP के थ्रू आप उस टॉपिक को और बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। और इसी के साथ साथ DPP का वीडियो सोल्यूशन भी हम रिलीज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली एक्सेसिबल है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करेंगे कि हम आपको रैंक बूस्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। हमारा मोटिव है कि हम हर चैप्टर पर आपको 1500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करें, यानी ओवरऑल हर टॉपिक पर 100 क्वेश्चंस, इससे कि आपकी और अच्छी तैयारी हो पाए, आप अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले पाएं और आप और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएं। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं कि ऑफ कोर्स आपके डाउट्स हमेशा एड्रेस रहें। आपकी कोई भी परेशानी हो, आप हमें बेशक फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, या फिर आप चाहें तो हमें हमारी वेबसाइट पर भी एक बटन है आस्क योर डाउट, वहाँ पर क्लिक करके अपना डाउट फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स रिजॉल्व कर भी आपको रिवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं सबसिक्वेंटली आने वाले वक्त में कि आपके JEE मेंस और JEE एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस चैप्टर वाइज भी हम कराएं। ऑफ कोर्स वो हम हर टॉपिक में तो इंक्लूड करते ही हैं, पर चैप्टर वाइज भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व होते रहें, ये हम इंश्योर करेंगे। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी कंसर्न हो, बेहिचक, निसंकोच, बिना किसी हेजिटेशन के आप कॉमेंट्स में लिखा करिए। विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। जब भी वक्त मिलेगा, जैसा भी वक्त मिलेगा, लेक्चर्स के दौरान या कहीं ना कहीं, उनका ज़रूर हम रिस्पॉन्स आपको देंगे।
इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आपके लिए हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी लाने वाले हैं, यानी हर चैप्टर का टेस्ट देकर आप अपनी चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि उस चैप्टर पे आपकी कैसी कमांड है और उस चैप्टर का आपको कैसे रिवीजन या फिर प्रैक्टिस प्लान करनी है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स बेशक आप बिना हेजिटेशन के अपनी तैयारी कर पाएँ, पूरे फोकस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कंटिन्यू करें, उसके लिए वक्त वक्त पर हर एक चीज़ को लेकर हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे ताकि आप पूरे फोकस के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को अफेक्ट ना होने दें। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके चैप्टर वाइज हम वन शॉट रिविजन भी क्रिएट करेंगे, यानी कि एक क्रिस्प प्रिसाइज शॉर्ट मैनर में, टू द पॉइंट मैनर में, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, हम एक हर चैप्टर का वन शॉट रिविजन आपके लिए क्रिएट करेंगे जिसे देखकर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में हर चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ ये बल्कि आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल के एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए हम आपके लिए जेईई मेंस और एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे ताकि आप यहीं से अपने स्कोर को स्ट्रैटेजिकली ऑप्टिमाइज करना सीख चुके हों और वहाँ मेन एग्जामिनेशन हॉल में एक बेहतर रैंक या एक बेहतर परसेंटाइल या ऑफकोर्स एक बेहतर स्कोर आप ला पाएँ। इसी मोटिव और इंटेंट के साथ ये सारी चीज़ें हम आपको डिलीवर करने वाले हैं एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज समझते हैं व्हाट इज़ डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सी थ्योरम आपको दी है। मैं उसके बहुत ही डिटेल्ड प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं एक सुपरफिशियल एक शानदार सा सिस्टमैटिक छोटा सा शॉर्ट सा प्रूफ आपको देता हूँ और आप रियलाइज करोगे कि देखो सर, इन रिप्रेजेंटेशन वाली अलग अलग टेक्निक से ये प्रूफ कितने आसान हो जाते हैं। आप याद करिए, जहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात की थी कि सर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि आपका लिखा होता है r e⁻i⁻θ, क्या ये सारी बातें आपको याद आ रही हैं? बिल्कुल सर। अभी इसमें अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं कि आप मुझे z की पावर 2 बता सकते हो? सर अगर आपने z² पूछा होता तो मैं कहता z की पावर 2 क्या होगा? सर ये जो लिखा हुआ है r e⁻i⁻θ, इसका आप क्या कर दीजिए स्क्वायर। अच्छा, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है सर कि ये जो स्क्वायर है ये इंडिविजुअली इन दोनों अलग अलग बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं r² और e⁻i⁻θ का स्क्वायर। अब क्या मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर x⁻m⁻n वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, उसे हम क्या लिखते हैं x⁻mn। तो सर अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये बिल्कुल हमें कैसा दिखेगा? हमें दिखेगा r² e⁻, बहुत ध्यान सुनिएगा, i⁻2θ। क्या आप एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो? एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल सा सॉर्टेड सा ऑब्जर्वेशन ये है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा कि सर r² तो अच्छी बात है, z² किया तो r² दिखा, लेकिन यहाँ e⁻i⁻ के साथ जो r में मतलब जो z में थीटा हुआ करता था वो z² में 2θ हो गया। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। अगर मैं z³ लिखता तो ये r³ होता और यहाँ पर e⁻i⁻3θ होता। यानी एक जनरलाइज्ड बात अगर मैं आपसे करूँ तो आप क्या कहोगे सर? एक जनरलाइज्ड बात अगर मैं आपसे करूँ तो आप कहोगे सर z⁻n को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे r⁻n e⁻i⁻n�θ। इन सारी बातों का मतलब क्या है? मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इसे इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यकीनन तौर पर अगर आपसे r² को पूछा जाए तो r² को तो आप ऐसे ही रखेंगे, लेकिन हम जानते हैं सर e⁻i⁻2θ को बेशक क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है cos 2θ प्लस i sin 2θ। क्या ये बातें आपको याद हैं? आई होप ये आप भूले नहीं हैं। आई होप ये बातें आपको याद है। e⁻i⁻θ जहाँ होता था cos थीटा प्लस i sin थीटा 2θ है तो 2θ आ जाने वाला है। यानी बड़ी बेसिक सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, z⁻n को भी क्या आप जनरलाइज कर सकते हो? यस सर, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। z⁻n होगा r⁻n e⁻i⁻n�θ। तो आप इसे लिखेंगे, बहुत ध्यान सुनिए, पोलर फॉर्म में r⁻n.e⁻i⁻n�θ को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाने वाला है क्या? ये हो जाने वाला है cos ऑफ n�θ प्लस i sin ऑफ n�θ। इसका क्या मतलब? आई थिंक इससे सब कुछ हम फिगर आउट कर सकते हैं बहुत इजीली अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पावर तक रेज किया जाए। तो हम प्रेफरेबली अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने के बजाय पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म क्यों लेंगे? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट होती हैं। वही बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो आप z की जो पावर है आप उसे क्या लिख रहे हो? r⁻n.e टाइम्स i⁻n�θ। तो बेशक सर अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? और अगर ये पॉइंट आप समझ पाए तो मेरे ख्याल से तो चीज़ें सर आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें, फॉर एनी रैशनल नंबर n द वैल्यू और वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा टू द पावर n
cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस साइन n थीटा। इसे प्रूव किया जा सकता है मैथमेटिकली भी, वहां तक मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, बट हम ऑयलर फॉर्म से देख पा रहे हैं कि सर बिल्कुल ये फॉर्म ऐसी बन जा रही है। बस इसी बेसिस पर हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आपसे कोई पूछता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन टू द पावर माइनस n, तो आप क्या करेंगे, एन थीटा और एन थीटा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे आप माइनस एन थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस एन थीटा विल स्टिल रिमेन कॉस ऑफ प्लस एन थीटा, मतलब वो प्लस कॉस एन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये हो जाने वाला है माइनस साइन एन थीटा। क्या बातें आपको याद है, बड़ी बेसिक सी बात। और ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो ये एन जो है यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? सिमिलरली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन, तो आप बिल्कुल कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा वर्जन और आने वाला है, यहाँ पर आपका जो होगा ये आयोटा जरूर आएगा, तो आप इसे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकते हो। और इसी बेसिस पर अगर हम आगे फिगर आउट करें चीज़ें, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन टू द पावर माइनस एन। अब ये कैसे आ जा रहा है? बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ माइनस एन रिप्लेस कर दे तो देखो वापस वही बात, कॉस माइनस एन थीटा कॉस एन थीटा, आयोटा साइन माइनस एन थीटा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस आयोटा एन आयोटा साइन एन थीटा, तो बिल्कुल वो वापस प्लस हो जाएगा। तो बातें बेसिक सी हैं, बिल्कुल सॉर्टेड सी हैं। या तो इसके कॉन्जुगेट की नेगेटिव पावर ले लो या उस पावर की, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉजिटिव पावर ले लो, वो एक ही बात है कि आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले इस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेट मतलब अगर ये यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, हम आर की वैल्यू 1 ले रहे हैं। क्या इसमें कोई परेशानी है? अच्छा, इसी के साथ साथ इफ x प्लस 1/x, ये दो बहुत ही क्रूशियल से रिजल्ट है, इन पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। पर अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको समझाना चाहूँ तो प्लीज़ उस बात को सुनिए। मान लो अगर आपका z जो है वो एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसका मॉड 1 है, तो अगर आप उसे लिखते हो तो आप इसे क्या लिख लेते हो, आप उसे लिख लेते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपसे ये कहना चाह रहा है कि सर इससे अगर आपने नेगेटिव पावर पर रेस किया होता, मतलब अगर आपने लिखा होता z की पावर माइनस है, तो हमारी डी मोवर्स थ्योरम क्या कहती है? डी मोवर्स थ्योरम कहती है आप माइनस एन यहाँ इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो आप लिख लीजिए कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ माइनस एन थीटा। अब वो बड़ी बेसिक सी बात आपसे ये कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ऑफ कोर्स सर कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ पर तो ये रह जाने वाला है कॉस ऑफ एन थीटा, लेकिन हम जानते हैं सर साइन ऑफ माइनस एन थीटा विल बी माइनस साइन एन थीटा, तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाने वाला है, आयोटा साइन एन थीटा। क्या ये पॉइंट आपको इजीली और क्लियरली समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर 2-3 बातें और हम इसमें डिस्कस करें, अगर 2-3 चीज़ें और अगर हम एक्सप्लोर करें, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बस वो यही कहना चाह रहा है आपसे कि मान लो अगर आपने z की पावर n एक्सप्लोर किया होता, और ध्यान से सुनिए, क्या इससे मैं z की पावर n बना सकता हूँ? सुनिएगा ध्यान से। सर z की पावर अगर आप n एक्सप्लोर कर रहे होते, जैसे वो यहाँ पर दे रहा है z की पावर n, है ना, मान कर कि z ऑफकोर्स आपका यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसे ऐसा भी लिख सकते थे। ऐसा लिखने का रीज़न उनका जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि सर मान लो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी ऐसा है, कुछ कैसा ऐसा, इसे लिखा हुआ है z, है ना, इसकी पावर n, है ना, तो आप इसे क्या लिखते हो, आप इसे लिखते हो cos n थीटा प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन एन थीटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि सर अगर मैं हाँ बिल्कुल सही है, अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉस माइनस एन थीटा माइनस ऑफ आयोटा ऑफ साइन ऑफ माइनस एन थीटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर अगर चीज़ें देखी जाएं तो मेरा आपसे ये कहना है, सर नेगेटिव साइन रहने दीजिए जो भी है बीच में, पर क्या ये एन थीटा और इस एन थीटा का कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग यहाँ निकल कर आता है? बिल्कुल निकल कर आता है। पहले तो ये समझ आ रहा है ना कि इसको लिखने से कुछ गलत नहीं हो रहा है। कॉस ऑफ माइनस एन थीटा वापस कॉस एन थीटा बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस एन थीटा वापस प्लस साइन एन थीटा बना देगा, जो कि हमारे पास वापस वही है। तो क्या यहाँ से कहा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है कि सर ये जो आप z की पावर n इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए निकाल रहे हो, वो इस एक्सप्रेशन की पावर माइनस n जैसा दिखेगा? ये बात यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगी कि सर देखो आप इसको लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल रेस टू द पावर माइनस एन। क्यों सर माइनस एन? क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस लाएंगे तो इट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव, बट यहाँ माइनस लाते ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये वापस ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है जो आप याद रखिए। एक डायरेक्ट सी अगर मैं बात करूँ जिसे हम कई दफ़ा यूज़ करेंगे, अगर एक डायरेक्ट सा कंक्लूजन जो डी मोवर्स थ्योरम में आपको याद रहना चाहिए वो ये कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r e टू द पावर आयोटा थीटा,
तो आप हमेशा याद रखिए कि z टू द पावर n जो है, z टू द पावर n जो है, इसका या तो ऑयलर फॉर्म क्या r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा थीटा n, या फिर इसकी पोलर फॉर्म r टू द पावर n cos थीटा n प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा n, या n थीटा जो भी आप लिखना चाहें। चूंकि अब वो कन्वेंशन है n थीटा लिखने का, तो मैं इसे n थीटा ही लिख देता हूँ। आई होप ये बात आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। तो इसे लिखेंगे आप cos n थीटा प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन एन थीटा। इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन बनकर निकल कर आएगा। एंड दिस इज हाउ z टू द पावर n विल लुक लाइक एज पर डी मोवर्स थ्योरम। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ तक? आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट पार्ट क्या निकल कर आता है उस बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिए इसे। अब अगर आप यहाँ से आगे प्रोसीड करें तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल कर आते हैं। जब आपसे कोई कहे x प्लस 1/x अगर 2 cos थीटा के इक्वल है, वो क्या कहना चाह रहा है सुनिए ध्यान से। अगर आपसे कोई कहे x प्लस 1/x जो है अगर सर वो 2 cos थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप x के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। मैं सीधा सीधा रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, बात कैसे आती है वो भी बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे, आई होप आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये 2 cos थीटा टाइम्स x बन जाएगा। वहाँ से अगर आप श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ करें, जो भी बेसिक सा थॉट अप्लाई करें, तो जब आप फाइनली इसके रूट्स निकालेंगे तो जो रूट्स आएंगे मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा के जो रूट्स आएंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसे क्लियरली हम जानते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा। एंड इसी बेसिस पे आप ये भी याद रखिएगा कि जो 1/x है वो हो जाने वाला है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो जनरली मतलब ये बेसिक सा थॉट है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो x को या तो नेगेटिव वैल्यू ले लें या पॉजिटिव वैल्यू ले लें, मतलब x की दो आपको वैल्यू मिलेगी। आपको x की एक वैल्यू जो मिलेगी जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर ही लेते हैं जब बात निकली है, तो ये हो जा रहा है x स्क्वायर, ये हो जा रहा है माइनस 2 cos थीटा x है ना प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ आया आपको हमने क्या किया? x स्क्वायर और ये प्लस 1। अब सर क्या, अगर श्रीधर आचार्य मेथड की बात करें तो x क्या होगा? सर x होगा माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 cos थीटा, सो दैट्स 2 cos थीटा। क्या बात आपको समझ आई? प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कितना? माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर, दैट्स 4 cos स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4ac मतलब क्या? सर 4ac का मतलब होगा, बहुत ध्यान सुनेगा, 4 इंटू 1। आई होप बात समझ आए, 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट्स कितना? 4। बहुत अच्छी बात है सर। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2a, सो दैट्स 2। सर क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? आप चीज़ें ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत मज़ेदार सा एक्सप्रेशन नजर आएगा कि आप कहोगे जो x की वैल्यू है सर वो क्या निकल कर आ रही है। लेट्स कीप 2 cos थीटा एज 2 cos थीटा, है ना, प्लस माइनस को भी बीच में रख लेते हैं। अब सुनना ध्यान से आप, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, अगर आप 4 कॉमन ले लें तो ये बच जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर अगर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता ना तो मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा कहता, लेकिन चूंकि ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या इसे मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये जाने वाला है 4 बाहर आया तो 4 आ जाता है 2, और यहाँ अंडर रूट में आ रहा है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको कुछ दिखने लगा है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? डिवाइडेड बाय 2। अब जो आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो बात बन जाएगी। क्यों बन जाएगी सर? 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है सर? यहाँ बच रहा है cos थीटा, है ना, फिर क्या बच रहा है सर? प्लस माइनस, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आप लेंगे साइन थीटा, बट माइनस 1 का अंडर रूट आयोटा, तो ये क्या हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है आयोटा साइन थीटा। मतलब क्या आपको एक कंक्लूजन समझ आ रहा है? कंक्लूजन बड़ा सुलझा हुआ सा ये है कि सर x की हमें एक वैल्यू तो क्या मिलती है? हमें x की एक वैल्यू मिलती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। बट जो कि ये क्वाड्रेटिक थी तो इसकी एक और वैल्यू आपको मिलती है सर, क्या? एक और आपको वैल्यू मिलती है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? और सर अगर ऑयलर फॉर्म अगर हम जानते हैं तो ऑयलर मेथड आपको ये कहती है कि सर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नथिंग बट e टू द पावर आयोटा थीटा, एंड cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। बस यहाँ पर एक और रिजल्ट आप देख सकते हो कि सर अगर व्हाट इफ अगर मैं इस x का रेसिप्रोकल लूँ, मतलब अगर मैं 1/x लेता हूँ तो 1/x लेना मतलब क्या सर? इसको छोड़ दो, या फिर इसका भी आप लोगे तो उसका रेसिप्रोकल आएगा, फिर उसको क्या करोगे आप? उसका रैशनलाइजेशन जैसी प्रोसेस याद करिए स्टूडेंट्स करोगे तो बात वापस वही बन जाएगी। या फिर मैं कहूँ कि इसका रेसिप्रोकल ले लो, एक ही बात है, या तो इसका ले लो या इसका, तो ये ले लेते हैं हम 1/e टू द पावर आयोटा थीटा। क्या मैं इसे न्यूमरेटर में लाऊंगा तो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, जो कि वही है, यानी कि 1/x इस x की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा सर? वो होगा cos थीटा
माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या ये रिजल्ट आपको समझ आ रहा है? और सिमिलरली अगर x की आपने ये वैल्यू ली होती तो 1/x की जो वैल्यू आती वो क्या आती सर? अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/e⁻ माइनस आयोटा थीटा, जिसे आप लिखते हैं e⁻ आयोटा थीटा, जिसे आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस ऑफ कोर्स कितना? आयोटा साइन थीटा। बेसिकली बड़ा सिंपल सा थॉट मैं देना चाह रहा हूँ, x की चाहे आप ये वैल्यू ले लें या ये, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब है, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + 1/x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, x + 1/x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। इसमें चाहे x हो या 1/x, आप तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो कहेंगे, आप तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ कहेंगे वो क्या कही जा सकती है सर? या तो कह लो आप e⁻ आयोटा थीटा या फिर e⁻ माइनस आयोटा थीटा। आप क्या समझे सर? अगर x की वैल्यू आपने e⁻ आयोटा थीटा कही तो 1/x की वैल्यू e⁻ माइनस आयोटा थीटा, या फिर अगर आपने 1/x की वैल्यू e⁻ आयोटा थीटा कही तो फिर x की वैल्यू e⁻ माइनस आयोटा थीटा। और हम ये जानते हैं क्या होता है सर? ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या होता है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऑयलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म। और डी मोवर्स थ्योरम आई होप आपको क्लियर हो रही है। बस एक रिजल्ट है जो कि कई बार क्वेश्चंस में काम आएगा, तो इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा। ये डी मोवर्स थ्योरम के कुछ ज़रूरी क्रूशियल से इन्फ्रेंसेस हैं जो हम निकालेंगे, पर मेरा यकीन है आपको इस पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है। इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। इन रिजल्ट पे इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अगर इन्हीं पर बात करें तो इन्हीं पर कई सारे क्वेश्चंस, कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। अगर ये सारी बातें समझ आई तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2 cos थीटा x + 1/x के इक्वल है। सर ये तो हम जानते हैं, तो मेरे ख्याल से यही बात है। जितना ज़्यादा बेसिक्स अच्छे से पता होंगे, जितने ज़्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी और उन्हें आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट किसी चीज़ को आपको मग करने को कहा जा रहा है या रटने को कहा जा रहा है, आप उसे घोट लें, बजाय इट्स एडवाइस्ड कि सर देखो x + 1/x अगर 2 cos थीटा दिया हुआ है तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और अभी जस्ट हमने क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके देखा तो हमें एक रिजल्ट मिला। अगर मैं x की वैल्यू को लिखूं तो x की वैल्यू को आप e⁻ आयोटा थीटा ले लेते हो, जिसे ऑफकोर्स हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिख लेते हैं, और 1/x की वैल्यू को सर मान लेते हैं हम e⁻ माइनस आयोटा थीटा, या वैसा वैसा भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिजल्ट हमने देखा है निकलते हुए, है ना, चूंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? और सर अगर ये बात समझ आई तो वो कह रहा है यही कि 2 cos थीटा जो है x + 1/x के इक्वल और 2 cos phi y + 1/x के इक्वल। अब जब वो कह रहा है 2 cos phi y + 1/x के इक्वल है, तो क्या मैं y को थोड़ी देर के लिए e⁻ आयोटा phi और क्या मैं 1/y को e⁻ माइनस आयोटा phi कह सकता हूँ? सेम कंसेप्ट, सेम थ्योरम, सेम डी मोवर के रिजल्ट से जो हमने अभी एक्सप्लोर किया है कुछ देर पहले। क्या इन सारी बातों में कोई परेशानी या डाउट है? आई थिंक यकीनन तौर पर कोई भी डाउट नहीं है। अब इन सारी बातों में बात क्या है सर? बात यह है कि आपको निकालना है x⁻m × y⁻m। सर क्यों आपको पोलर फॉर्म को डील करना है? आप ऑयलर फॉर्म लाइए ना, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से एफिशिएंट है। x⁻m क्या होगा सोच के बताओ। जब आपसे पूछा जा रहा है x⁻m × y⁻m, है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है? x⁻m × y⁻m। x⁻m यानी क्या? x⁻m यानी e⁻ आयोटा थीटा टू द पावर m, है ना, इंटू y टू द पावर n। नाउ व्हाट इज y? सर y हमने माना है e⁻ आयोटा phi, तो ये क्या जाने वाला है सर? ये जाने वाला है e⁻ आयोटा phi टू द पावर n, है ना, प्लस क्या लिखा हुआ है सर? प्लस लिखा हुआ है 1/x⁻m × y टू द पावर n। सो 1/, है ना, तो ये लिखा हुआ है 1/, बहुत ध्यान सुनिएगा, 1/, वही एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन कौन सा? x⁻m y टू द, मतलब यही एक्सप्रेशन वापस लिखा हुआ है, मतलब यही एक्सप्रेशन। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या लिखा है? e⁻ आयोटा थीटा टू द पावर n। आई होप अब तो आपको आंसर भी क्लिक कर रहा होगा कि सर कितना आसान है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है, क्योंकि चीज़ें कैसे निकल कर आने वाली हम जानते हैं। क्यों हम जानते हैं सर? क्योंकि अगर अब आपसे मैं बात पूछूं मुद्दे की तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपसे सीधे रिजल्ट पर अगर मैं बात करूँ तो लेट्स कीप दिस एज इट इज़, लेट्स कीप दिस एज इट इज़, है ना, हम इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर सीधी सी बात है, अगर आप चीज़ें वर्कआउट कर पा रहे हो तो आप क्या कहोगे? ध्यान से सोचो स्टूडेंट्स, हमने जस्ट अभी एक्सप्लोर किया है पॉइंट कि ये वही रिजल्ट तो है। ये कौन सा रिजल्ट है सर? यही बातें सब आपके सामने लिखी हुई हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या है? आई थिंक ये जो है सर, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे e⁻ आयोटा m थीटा, डी मोवर्स थ्योरम, इसे e⁻ आयोटा n phi, इससे आप e⁻ आयोटा m थीटा और इसे आप e⁻ आयोटा n phi लिख सकते हैं। क्या इसमें कोई परेशानी? सर इन सारी बातों का कंक्लूजन हमें निकाल कर लाना है इस तरीके से। तो सर मेरे ख्याल से इट्स एडवाइज्ड कि अब आप पोलर फॉर्म कंसिडर कर लें, क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करें तो हमें कॉस में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो हमें कॉस में कुछ चीज़ें दिख रही हैं।
क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? सर ट्राई ज़रूर करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं। और ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर इसी रिजल्ट पे काम किया जाए तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ e⁻i θ⁻m ये क्या दिखेगी? सर अगर सीधे सीधे बात करें तो ये जो रिजल्ट होगा e⁻i θ⁻m, इससे आप क्या लिख सकते हो? आई होप आपको पता है e⁻i क्या होगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और पावर m है तो क्या हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है cos m थीटा प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन m थीटा। क्या ये रिजल्ट आपको समझ आया? सिमिलरली अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं e⁻i क्या होगा? सर ये होगा cos फाइ प्लस आयोटा साइन फाइ, बट पावर n है तो डी मोवर थ्योरम से क्या हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है cos, बहुत ध्यान सुनिएगा, cos n फाइ प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन n फाइ। क्या इसमें कोई परेशानी है? सेम काम यहाँ भी हो रहा होगा, बट मैं बार बार पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अभी फिलहाल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ और फिर वापस इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग निकाल लेंगे। क्या इसमें कोई परेशानी है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो सर अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या निकल कर आएगा, इस पर ज़रा बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी बेसिक सी बात है। क्या है सर? ध्यान से देखो, cos m थीटा इंटू cos n थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बनेगा cos m थीटा इंटू cos n थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बताता हूँ, आयोटा साइन m थीटा इंटू आयोटा साइन n थीटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, दैट्स -1, सो ये जाने वाला है साइन, आई एम रियली सॉरी, दैट्स साइन m थीटा इंटू ऑफ कोर्स साइन n फाइ। क्या इसमें कोई परेशानी है? अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं होगा, ये ऑफ कोर्स फाइ होगा, है ना, सो दिस इज cos n फाइ, है ना। सर इसके बाद क्या? इसके बाद की चीज़ें आप ध्यान से देखें, यह है cos m थीटा आयोटा साइन n थीटा, ठीक है सर, इसे लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जा रहा है? सर ये बन जा रहा है cos m थीटा इंटू ऑफ कोर्स आयोटा टाइम्स कितना? साइन n फाइ। क्या ये बात आपको समझ आई? और क्या, अगर और आप ध्यान से देखें, आयोटा साइन m थीटा इंटू cos n फाइ, तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे फिर वही बात, यानी ये क्या लिखा हुआ है? आयोटा साइन m थीटा, और आप इससे क्या लिखेंगे? डॉट cos n फाइ। क्या ये बातें आपको समझ आई? आप इसे लिखेंगे cos n फाइ। अब आपको एक बहुत ज़रूरी सी बात ज़रूर नज़र आ रही होगी जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर तक शायद लेकर जाए, जो कि है, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखो सर, cos m थीटा cos n फाइ माइनस साइन m थीटा साइन n फाइ। अब ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस बी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिए सर, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो cos a प्लस बी। सो cos a प्लस बी मतलब क्या? cos m थीटा प्लस n फाइ। आप इसे क्या लिख सकते हो? cos n थीटा, n ही था ना या m था? सॉरी इट वाज m, सो दिस इज cos m थीटा प्लस n फाइ, है ना। तो हम इसे लिखेंगे cos m थीटा प्लस n फाइ। लेकिन सर इन सारी बातों में आप इसका क्या करने वाले हैं? आप इस रिजल्ट को कैसे यूज़ करेंगे? कौन सा? ध्यान से देखो, cos m थीटा आयोटा साइन n फाइ प्लस, ध्यान से देखना, आयोटा साइन m थीटा cos n फाइ। अगर आप इसे ध्यान से देखो और अगर आप आयोटा कॉमन ले लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आयोटा नहीं है, आयोटा कॉमन ले लिया, तो देखो साइन a cos b, आप समझ रहे हो, फिर cos a साइन b। इस बात का आपको मतलब समझ आ रहा है? यानी मैं सीधे सीधे कंक्लूड करूंगा कि मैं कहूंगा आयोटा सर आप कॉमन ले लो, आयोटा आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है साइन a cos b cos a sin b, एंड दैट्स द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, मिलेगा क्या? ये मिलेगा आयोटा, क्या स्टूडेंट्स? साइन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी, और a प्लस बी वापस वही आपके एंगल है, तो ये हो जा रहा है m थीटा प्लस ऑफ कोर्स n फाइ। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? सर ये तो कुछ बड़ा मज़ेदार सा दिख रहा है, ये तो कुछ बड़ा ही सॉर्टेड सा दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बात जो इतनी घुमा फिरा कर हम लाए, क्या ये बात मैं बहुत आसानी से नहीं कह सकता था सिर्फ इसे देखकर? आप समझो ना, पोलर फॉर्म भी एक हद तक बहुत ही एक्सटेंडेड सा वर्जन है। बेशक आप पोलर से प्रूव कर सकते हो चीज़ें, बट ये बात तो यहीं दिख रही थी ना। आप देखो इसे आप क्या लिखते सर? ये बेस सेम था, ये बेस सेम था, तो पावर ऐड हो जाती, तो ये क्या हो जाता? आयोटा m थीटा आयोटा फाइ n थीटा, तो आयोटा कॉमन, बेसिकली आयोटा तो आपको कॉमन आ रहा होता, ये होता m थीटा प्लस फाइ n। आप बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली यहाँ पर भी चीज़ें ऐसी हो जाने वाली है जो कि आई होप अब आप नोटिस कर पा रहे हो। तो क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट खत्म हो गया सर। पॉइंट क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अगर आपने इसे ऐसे निकाला तो मैं इसे फटाफट अब आपको पोलर फॉर्म से दिखा देता हूँ। ये न्यूमरेटर में जा रहा है, ये न्यूमरेटर में जा रहा है, तो ध्यान से देखना आपको क्या होने वाला है। आप कुछ नहीं कर रहे हो सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड कर रहे हो,
तो ऑफ कोर्स इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा और रियल पार्ट का डबल बचेगा। ये इतना सा क्वेश्चन था जो ऑब्जर्वेशन से आप कह सकते थे, इतना कुछ करने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं थी, बट चूंकि हम एक डिटेल्ड मैनर में चीज़ों में चाह रहे हैं कि देखो पोलर फॉर्म भी बेशक एक अच्छी मेथड है बट लेंदी है, ऑयलर फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म जब तक मल्टीप्लिकेशन की बात आती है। जैसे कि सर ये आपका पहला वाला पार्ट है, अगर मैं दूसरे वाले पार्ट को इसमें ऐड करूँ तो दूसरा वाला पार्ट क्या दिखेगा, ध्यान से देखना कितना मजेदार है। सो दूसरा वाला पार्ट जो दिखेगा e⁻m आयोटा थीटा e⁻n आयोटा फाई, ये न्यूमरेटर में गया तो सुनना आप ध्यान से, e⁻−m आयोटा थीटा e⁻−n आयोटा फाई दोनों ऐड हो गए तो ये क्या दिखेगा सुनिएगा, तो ये दिखेगा ध्यान से देखना माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये हो जाता है m थीटा प्लस n फाई, जो वो दूसरा वाला पार्ट है। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने इस वाले पार्ट को आपके साथ ऐड किया। अब क्या, अब अगर आप इसे पोलर फॉर्म में ले जाना चाहें ऑयलर से, क्योंकि आंसर हमारा पोलर फॉर्म में है, तो आप क्या लिखोगे, ये तो एज इट इज रखता हूँ लेकिन अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो सीधी सी बात सर आप इसे लिख सकते हो e⁻- आयोटा थीटा, अगर एक एंगल होता है तो आप इसे लिखते हो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो नेगेटिव पार्ट हो जाएगा ये वाला। यानी इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, जब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये टर्म तो एज इट इज आने वाली है कौन सी, कॉस m थीटा प्लस ऑफ कोर्स n फाई प्लस आयोटा साइन m थीटा प्लस n फाई। लेकिन सर आप जब ध्यान से देखोगे तो इस वाले पार्ट में क्या दिखेगा, इस वाले पार्ट में आपको कॉस m थीटा प्लस n फाई तो दिखेगा, लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस आयोटा साइन m थीटा प्लस ऑफ कोर्स n फाई। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? इससे क्या, इससे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्यों खत्म हो चुका है, ध्यान से देखिए, आप इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कैंसिल करते हैं तो ये बच जाता है डबल ऑफ कॉस ऑफ m थीटा प्लस n फाई, जो कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर दिख रहा है। और सर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बिल्कुल सेम इसी बेसिस पर इसे भी प्रूव कर सकते हैं, पर इस बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें, कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि आप कौन सी फॉर्म ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हो। क्या ऑयलर फॉर्म इसका आंसर जल्दी नहीं ला पाएगी? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, x⁻m, नाउ व्हाट इज x, सर x अभी निकाला, क्या e⁻ आयोटा थीटा याद आ रहा है, तो ये है x⁻m। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ पहले ऑयलर फॉर्म से और आखिरी में हम उसकी पोलर फॉर्म लिख देंगे, जो कि मेरे ख्याल से इजीली किया जा सकता है। तो x⁻m यानी क्या, e⁻ आयोटा m थीटा, क्या ये बात समझ पाए आप? सर अपॉन y⁻n मतलब e⁻ आयोटा, क्या लिखेंगे इसे, y⁻n यानी n फाई, क्या इसमें कोई डाउट है? और यहाँ पे उल्टा है y⁻n अपॉन x⁻m, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पर आप लिखोगे e⁻ आयोटा n फाई डिवाइडेड बाय व्हाट, e⁻ आयोटा m थीटा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? देखो आप पोलर फॉर्म में एक तो लिखते बहुत ज़्यादा हो, फिर आपको सारी ट्रायंगल की भी चीज़ों को डील करना पड़ता है। इसके बजाय ये फॉर्म कितनी इजी है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपोनेंट से आपको डील करना है और पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। आप बात समझ पा रहे हो? तो अगर यहाँ से आपने आगे चीज़ें बढ़ाई तो क्या सर, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि देखो आप e की पावर समथिंग अपॉन e की पावर समथिंग, तो इसका वाला आयोटा m थीटा माइनस आयोटा n फाई, आयोटा कॉमन लिया तो ये दिखेगा e⁻ क्या, आयोटा टाइम्स क्या स्टूडेंट्स, m थीटा माइनस ऑफ कोर्स n फाई, m थीटा माइनस n फाई। क्या इसमें कोई डाउट है? आई बड़ी सिंपल सी बात आप समझ पा रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या दिखेगा सर, यहाँ पर दिखेगा जो दिखेगा एक्सप्रेशन वही बात, आयोटा कॉमन होगा n फाई माइनस m थीटा, तो ये होगा e⁻ आयोटा कितना स्टूडेंट्स, ये होगा n फाई माइनस ऑफ कोर्स m थीटा। क्या आप बात समझ पाए? सर बहुत ही सुलझा हुआ सा एक्सप्रेशन बनेगा अगर आप देख पा रहे हो तो। आप बिल्कुल ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, अगर मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये वापस वही तो है। अगर यहाँ से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये वापस बन जाएगा क्या आपका m थीटा माइनस n फाई। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा पॉइंट बहुत सुलझा हुआ था स्टूडेंट्स। ये वापस अगर आप इसे इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें और आप इसे इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डू यू रियलाइज़ कि सर वापस आपके इन दोनों के आयोटा वाले फॉर्म, मतलब ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड करें तो उसका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है और रियल पार्ट का डबल हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आप खुद देखो ना क्या आ जा रहा है सर, वो आएगा कॉस m थीटा माइनस n फाई, कॉस m थीटा माइनस n फाई, और उसका क्या हो जा रहा है डबल। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? अगर अभी भी नहीं दिख रहा है, जो कि दिखना चाहिए, इस स्टेज से ये आंसर दिखना चाहिए, इन केस अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख के देखो e⁻ आयोटा m थीटा माइनस n फाई, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे कॉस m थीटा माइनस ऑफ कॉस n फाई, है ना, प्लस फिर क्या लिखोगे आप आयोटा साइन, फिर उसे क्या लिखोगे
एम थीटा माइनस एन फाई, बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे प्लस, है ना, क्योंकि अभी वापस वही बात आनी है, तो वापस क्या आएगा, कॉस एम थीटा माइनस एन फाइव, लेकिन चूंकि ये इसका कॉन्जुगेट है यानी इसका साइन वाला पार्ट नेगेटिव होगा, यानी आप उसे लिखोगे माइनस आयोटा साइन एम थीटा माइनस एन फाइव। और जैसे ही ऐसा आप करेंगे, जैसे ही ऐसा आप करेंगे तो आपको दिख रहा है ये पार्ट कैंसिल, तो ये पार्ट क्या हो जाना है, डबल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि एक आसान सा क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स डीम ओवर थ्योरम का एप्लीकेशन था, जिसे मेरा यकीन है आप याद रखेंगे। बिल्कुल बेसिक सा एप्लीकेशन कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n रेस की जाए, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था अगर r e आयोटा थीटा, तो उसकी पावर n को आप लिख सकते हो r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n थीटा, बड़ी बेसिक सा एल्जेब्रा यूज करके। बट चूंकि सर पोलर फॉर्म की भी अक्सर यूज जरूरत पड़ती है, तो आप उसे लिखते हो r टू द पावर n, बहुत ध्यान से सुनिएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इससे मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है डीम ओवर थ्योरम का। और ये मेरे ख्याल से इसे इस तरीके से प्रूव करना ज़्यादा आसान है। और यकीनन तौर पर जब भी मल्टीप्लिकेशन हो या काफ़ी हद तक अगर आप चीज़ें विजुलाइज या इमेजिन कर पाएँ, तो क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में रखें। ये कितना छोटा और आसान है, कितने वेरिएबल है, बस आर और ई और थीटा, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कितनी आसानी से आप सोच पाओगे। बस मेरा यही आपसे कहना है, स्पेशली जब प्रोडक्ट या डिवीजन हो, तब तो आप प्रेफरेबली ये यूज़ करिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, शानदार सा क्वेश्चन, मज़ेदार सा क्वेश्चन। देखो उसने क्या बोला है, n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। सर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप मुझे आंसर निकाल कर बताइए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। मतलब वो बेसिकली प्रूव करने को कह रहा है। आप मान लो थोड़ी देर के लिए ये है ही नहीं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो फिर से कुछ देखने की कोशिश करो, फिर से कुछ देखने की कोशिश करो। क्या आप देख या समझ पा रहे हो? और अगर आप ये देख या समझ पा रहे हो तो क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? और उसे देखकर फिर आई थिंक ये वाले जनरलाइजेशंस कहे जा सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए, और मुझे लिख कर बताइए कॉमेंट में कि इस क्वेश्चन में आपने क्या मैथड और क्या अप्रोच यूज़ की और कैसे इसको फिगर आउट किया। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पॉज करके, फिर हम साथ में इसे डिस्कस करेंगे। अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, एक बहुत ज़रूरी बात, आप बस इससे ध्यान रखो कि सर जब आपसे कोई कह रहा है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो बेसिक सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, लेकिन उससे भी पहले उसने एक और आपको हिंट दे दी, पावर 2। मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जब भी 1 प्लस आयोटा की पावर 2 रहती है ना, तो कुछ बहुत ही शानदार सा होता है। ध्यान से देखिए, ये पूरा क्वेश्चन एक तरफ रखिए, आप बस पहले इसे समझिए। सर अगर लिखा है लेट्स से 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अगर आप निकालें तो ये तो है 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफकोर्स 2 आयोटा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। क्या आप पॉइंट समझ पाए? यानी हो जाता है 2 आयोटा। क्यों कह रहे हो सर ऐसा? बात करेंगे इस बारे में, लेकिन अगर पहले समझें कि सर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 होती तो क्या, तो भी बात कुछ ऐसी मज़ेदार सी होती। ध्यान से सुनिए, सर ये होता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, फिर 1 माइनस 1 0, तो हो जाता माइनस 2 आयोटा। तो क्या पॉइंट समझ पाए? पॉइंट बड़ा सिंपल सा ये आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर आप इस वाले पार्ट को बस देखें, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n और 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, तो आप उसे सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर n। क्या ये बात समझ आई? प्लस ये क्या लिखा होगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर n। इससे क्या हो रहा है? इससे तो आई थिंक सब कुछ हो जा रहा है, क्योंकि इसे आपने अभी क्रैक किया। क्या सर? इसे हमने क्रैक किया 2 आयोटा की पावर n, और इसे आपने क्रैक किया माइनस 2 आयोटा की पावर n। तो मेरे ख्याल से इसमें डीम ओवर थ्योरम से ज़्यादा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स आप चाहते तो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते या ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, और वैसे भी सोचा जा सकता था, कोई बुराई नहीं थी। पर मैं कह रहा हूँ वहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप बेसिक सा थॉट लेकर आए। अब क्या सर, अब बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा सर। अब अगर चीज़ें देख पाए हम, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n और माइनस 2 की पावर n। क्या बात आपको समझ आ रही है? आयोटा की पावर n और ये आयोटा की पावर n, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको अगर इससे सिंप्लीफाई करना है, या फिर मैं कहूँ कि आप यहाँ से देख लो ना, ऑप्शंस वहीं दिए गए। सर अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो क्या? n ऑड है तो समझ लेते हैं ना, तो क्या देखो n अगर ऑड हुआ तो समझो बात को, ये लिखा है 2 आयोटा टू द पावर n और ये लिखा है माइनस 2 आयोटा टू द पावर n। n ऑड एक एग्जाम्पल ले लो आप, लेट्स से 3, तो बिल्कुल सर 3 लेंगे तो ये होगा 2 क्यूब इंटू आयोटा क्यूब माइनस क्यूब, क्योंकि ऑड पावर है, 2 क्यूब इंटू आयोटा क्यूब, वो कैंसिल होकर 0 हो रहा है। तो बिल्कुल सर ये बात सही है। सर अगर n/2 इवन है, अगर n/2 इवन है, इसका क्या मतलब? n/2 अगर इवन है तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात मुझे बताओ, n/2 अगर इवन है तो क्या?
तो एक ज़रूरी ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आता है, n/2 के इवन या ऑड होने का सीधा सीधा नाता या वास्ता यहाँ से, क्योंकि वो पावर 2n थी, क्योंकि वो पावर 2n थी। आप यहीं से सोच लो, मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर n/2 इवन है, अब मैं तो कह रहा हूँ n/2 इवन हो या n/2 ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात समझो स्टूडेंट्स, एक बात समझो आप, n/2 मान लो ऑड है, आप एक बात बताओ, अगर n/2 ऑड है तो बताओ n क्या होगा? सर n होगा 2 इंटू ऑड, और सर किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है? इवन। तो सर n/2 अगर इवन है तो n तो इवन हो गई होगा, और अगर n/2 ऑड है तो n तो वापस इवन बन जाएगा ना। तो इन दोनों केसेस में बेसिकली n क्या है? सर इन दोनों केसेस में बेसिकली n क्या है? इवन। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? ओवरऑल अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करूं तो अगर सर n इवन है तो क्या, तो ये दो बातें क्यों निकल कर आएंगी उन पे बात करते हैं। बहुत ध्यान सुनिए सर, ये लिखा है 2 आयोटा टू द पावर n, बहुत ध्यान सुनिए सर, ये बेसिकली लिखा है 2 की पावर n इंटू आयोटा टू द पावर n। क्या ये बात आप समझ पाए? सिमिलरली ये जो लिखा हुआ है सर, ये लिखा है -2 टू द पावर n इंटू ऑफकोर्स आयोटा टू द पावर n। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? सर बिल्कुल आयोटा टू द पावर n कॉमन निकाला जा सकता है, और आपसे बस मेरा इतना सा कहना है कि अब जो वो डिपेंड करता है वो इस पे कि आयोटा की पावर n जो है वो कैसी है। अब ये जो n/2 इवन और ऑड उसने कहा था ना, इसलिए कहा था कि या तो ये 4 का मल्टीपल होगा या ये 2 का मल्टीपल होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बात समझो स्टूडेंट्स। अगर ये 4 का मल्टीपल हुआ, बात समझो सर, अगर n अगर हुआ एक कोई 4 का मल्टीपल, तो आप बात समझो, n का जो हाफ होगा, n का जो हाफ होगा यानी जो 4 का मल्टीपल है उसका हाफ, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 के। तो अगर n 4 का मल्टीपल हुआ तो n/2 इवन रहेगा। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। और सर अगर n एक 2 का मल्टीपल हुआ, अगर n एक 2 का मल्टीपल हुआ, अगर n 2 का मल्टीपल हुआ तो n/2 क्या होगा? सर n/2 जो होगा वो होगा सीधा सीधा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर आपको सीधी सी बात यहाँ से समझाऊँ तो ये क्या था? 2 के, किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स? n/2 की, है ना। यहाँ पे जो n/2 की वैल्यू आ रही है वो है n, और मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, ऑफकोर्स यहाँ भी ये जो क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये सारे इंटीजर्स हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? और यहाँ भी ये जो m है ये ऑफकोर्स क्या है? सारे इंटीजर्स। तो क्या आप सिंपल सा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। सर n को मैंने जब 2m माना, यानी n क्या था? इवन था लेकिन 2 का मल्टीपल। सर n को मैंने जब इवन माना, बेशक इवन है लेकिन क्या था? 4 का मल्टीपल। और k ऑफ कोर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब i की जगह अगर आप चाहो तो आप इसे इंटीजर नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, आप इन्हें सारे नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर n/2 की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, लेकिन इस केस में जब n 4 का मल्टीपल है, n/2 की वैल्यू हमेशा एक इवन नंबर ही होगी, क्योंकि वो अभी भी 2 के है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि n की वैल्यू क्या है। सर n इवन है तो तय है, n इवन है तो तय है, लेकिन यहाँ पे दो बातें निकल कर आती है, सुनिएगा ध्यान से। सर आयोटा टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आयोटा टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, और बच क्या जा रहा है? सर बच जो जा रहा है वो है 2 टू द पावर n और -2 टू द पावर n। ये कितना बच रहा है? 2 की पावर n, और ये बच जा रहा है -2 की पावर n। खैर इस बात को आप 2-4 वैल्यूज लेकर भी ट्राई करके खत्म कर सकते हो, बट मैं एक जनरलाइज वैल्यू पर ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप n की एक कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जो 4 का मल्टीपल है, और आप n की कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 2 का मल्टीपल है। आप खुद फर्क देख पाओगे और आप खुद कंक्लूड कर पाओगे कि आंसर क्या होगा। बहुत ही सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, 4 का मल्टीपल आपको समझाने के लिए लेट्स से हम ले लेते हैं 8। आप चाहें तो 4k भी रिप्लेस कर सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको डाउट है कि नहीं सर 8 मतलब आप तो जनरलाइज बताओ, तो आप n की वैल्यू लेट्स से ले लेते हो 4k, वो वही बाइफर्केशन वहाँ आने वाला है n/2, है ना। तो जैसे ही आप n की वैल्यू लेते हो 4k, जब आप n की वैल्यू लेते हो 4k तो क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा, जब आप लेते हो n की वैल्यू 4k, यानी कि क्या स्टूडेंट्स? n/2 जो है वो क्या आ रहा है सर? 4k, है ना। 4k/2 यानी 2k। तो सर n/2 तो 2k है, यानी कैसा n/2 कैसा नंबर है? सर n/2 एक इवन नंबर है, मतलब आप इस केस की बात कर रहे हो। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सीधी सीधी बात, n की वैल्यू 4k, तो आयोटा की पावर 4 की पावर k, तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1, 1 की पावर k कुछ नहीं 1, है ना। अब यहाँ पे तो सर सीधा सीधा दिख ही रहा है, क्या n की वैल्यू क्या है? 4k यानी सीधी सीधी बात है सर, 4k यानी 2 की पावर 4 -2 की पावर 4। सर दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि -2 की चाहे इवन पावर हो या 2 की इवन पावर हो, वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये क्लियरली क्या हो जाने वाला है? 2 की पावर। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये भी 2 की पावर n है और ये भी 2 की पावर n है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? सर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 की पावर n। अगर ये पावर 1 है तो आप क्या लिख सकते हो? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगी 2 की पावर n+1। तो क्या आप ये रिजल्ट समझ पाए कि जब आपका n/2 भी इवन है, n/2 भी इवन है, तो आपका 2 की पावर n+1 आने वाला है। अब एक बेसिक सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बस बेसिक सी बात यह है कि अगर n/2 ऑड हुआ, अब सुनिएगा ध्यान से,
अगर n/2 ऑड हुआ, यहाँ पर सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर n/2 ऑड हुआ, n/2 ऑड कब होगा पता है? n/2 तब ऑड होगा जब m ऑड होगा। क्या बात आप समझ पा रहे हो? इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जब n जो है वो 2m कैटेगरी का नंबर है। सीधी सीधी बात है सर, n तो जो है वो इवन है, या तो वो 2 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल है, क्योंकि n/2 ऑड या इवन कुछ भी हो, n जो है वो इवन या ऑड इवन ही है। लेकिन n/2 के बारे में मैं एक खास बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि n/2 जो है, अगर n 2m कैटेगरी का है तो m क्या हो सकता है सर? m ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। क्या आप बात समझ पाए? जब m इवन है तो उस केस में तो हम यहाँ पर पहुँच गए 4k के मल्टीपल पर, और जब m ऑड है, जब m ऑड है तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन कैसा जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। आपका n क्या है? 2m। आपका n क्या है? सुनिएगा 2m। सर अगर n है 2m, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर m क्या है? ऑफ कोर्स ऑड, क्योंकि m अगर इवन होता तो 4k पर शिफ्ट कर देता। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो m जो है वो है ऑड और 2 क्या है आपका? 2 है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ इसी एक्सप्रेशन में अब n की जगह क्या? n की जगह 2m, जहाँ पे m क्या है स्टूडेंट्स? m जो है वो है एक ऑड नंबर। m क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑड नंबर। क्या इसमें कोई परेशानी है? तो उस केस में ही ये 2 का मल्टीपल बन पाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? वरना अगर m इवन हो जाएगा तो फिर ये 4 के मल्टीपल पर शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो तो, है ना। बस इसी पॉइंट को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स। बस सिंपल सा पॉइंट, 4 का मल्टीपल क्यों हो रहा है ये बात आप समझो। सर एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, और अगर m भी इवन हो तो इसमें भी एक 2 होगा, तो एक 2 यहाँ से आएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, तो इसमें मिनिमम एक 4 तो हो गई होगा ना। उस केस में 4 का मल्टीपल बन जाएगा। तो फिर इस बात में और इस बात में फ़र्क क्या रहा? तो मुझे इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लगाना होगा कि m सिर्फ कोई इंटीजर नहीं है, जो m है वो एक ऑड नंबर है। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? आई होप ये बात समझ पा रहे हो और इन दोनों बातों का डिफरेंस समझ पा रहे हो। और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं भी जाना है ना, तो मैं कहूँगा कि इतना क्यों घुमा फिरा के बात करनी है? सर एक बार 8 ट्राई कर लो, एक बार 2 ट्राई कर लो, बात वही है ना। क्या आप बात समझ पाए? एक बार 4 का मल्टीपल ट्राई कर लो, एक बार 2 का मल्टीपल ट्राई कर लो, बस बात बन जानी है ना। यानी एक बार 4 ट्राई कर लो, एक बार 6 ट्राई कर लो, ऐसे कुछ भी आप 2 और 4 के मल्टीपल्स ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे 2m ट्राई किया तो 2m ट्राई किया, वैसे तो दिख ही रहा होगा आपको, फिर भी अगर आप देखना चाहें सो आयोटा की पावर 2m, तो आयोटा स्क्वायर की पावर है, आयोटा स्क्वायर -1 और -1 की पावर ऑड, तो क्या बन जाने वाला है? -1। तो इस केस में आपको पहले तो क्या दिखेगा? बाहर -1। दूसरी बात, 2 की पावर 2m या -2 की पावर 2m, तो 2 की पावर 2 हो या -2 की पावर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वापस क्या आ जाने वाला है? ये वापस अंदर जो बनेगा वो 2 की पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 ही बनेगा। क्यों सर? क्योंकि ये 2 टाइम्स 2 टू द पावर n हो जा रहा है, क्योंकि 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n, क्योंकि -2 की पावर n जो है वो एनीवे पॉजिटिव है, चाहे 4k के केस में या 2m के केस में। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ये भी 2 टू द पावर n, ये भी 2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n, जिसे आप लिखेंगे ऑफ कोर्स माइनस ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 1, जो कि यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट आ रहा है। आई होप इन तीनों पार्ट्स को समझने में कोई परेशानी नहीं है। जो काम का रिजल्ट हमारे लिए है वो बात जो आपको याद रखनी वो ये कि सर 1 प्लस आयोटा की अगर पावर 2 दी जाए, 1 प्लस आयोटा की अगर पावर 2 दी जाए तो कुछ ऐसा सोचने में आना चाहिए। हमेशा याद रखिए 1 प्लस आयोटा की पावर हमेशा 2 जो होगी वो 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा की पावर 2 जो होगी हमेशा -2 आयोटा आपको देगी। तो कुछ ऐसा दिखे तो बिल्कुल इस रिजल्ट को यूटिलाइज करना, शायद बात बन जाए। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? इससे आप चाहते तो बिल्कुल ऑयलर फॉर्म या पोलर फॉर्म से भी ला सकते थे, पर मेरा कहना है उतना घुमा के क्यों सोचना, इसे हम स्टैंडर्ड मेथड से भी कर ही सकते हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो डी मोवर्स थ्योरम का एक और एक्सटेंशन आता है, और बहुत ज़रूरी एक्सटेंशन आता है। इस बात को बहुत ध्यान सुनिए। बेशक जो डी मोवर्स थ्योरम ने आपसे कहा, जो डी मोवर्स थ्योरम ने कहा वो बिल्कुल ट्रू है कि सर अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो आप कहते हो z टू द पावर n जो होगा वो होगा r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा थीटा n। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। अगर आप चाहें तो आयोटा n थीटा लिख लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि सर अगर आपसे कोई कह रहा होता z की पावर 1/n, मतलब z की जो मैं पावर लेना चाह रहा हूँ इस बार वो कोई रैशनल पावर लेना चाह रहा हूँ या nth रूट लेना चाह रहा हूँ, तो भी आप बेशक इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। पर चूंकि बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इस क्रक्स को, इस कंक्लूजन को ध्यान से सुनना। आप 2 ग्राफ याद करो पहले तो, सर कॉस थीटा का ग्राफ याद करो और साइन थीटा का ग्राफ याद करो। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सर कॉस थीटा की अगर हम पहले साइन थीटा की बात कर लेते हैं तो सर ये आपका होता है साइन थीटा का ग्राफ, है ना। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसे चल रहा होता है? सर कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है। बड़ी बेसिक सी, सुलझी हुई सी, सॉर्टेड सी बातें अगर मैं आपसे करूँ तो सर अगर ये होता है -π/2, मैं यहाँ के बताने के बजाय आपको थोड़ा सा और आगे से एक्सटेंड करके ही बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर ये पॉइंट होता है 0,
तो ये होता है पाई, और यहाँ आगे जाकर ये आता है 2 पाई, है ना। सिमिलरली अगर साइन एक्स के ग्राफ में देखें तो सर अगर ये होता है 0 तो यहाँ पर आकर आता है क्या आपका 2 पाई, यहाँ पर आकर 2 पाई आता है। इसका क्या मतलब है सर, अगर आप साइन एक्स या कॉस एक्स के ग्राफ देखें ना तो आपको 2 पाई के बाद वापस वही ग्राफ दिखेगा, और सेम कॉस एक्स में भी आपको 2 पाई के बाद वही ग्राफ दिखेगा। इसका क्या मतलब, यानी इसका ये मतलब है सर कि अगर आपसे साइन एक्स या कॉस एक्स में पूछा जाए कि 2 पाई में कुछ ऐड करो, आप अगर क्वाड्रेंट थ्योरी लगाना चाह रहे हो तो क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई कर लो। याद करो क्वाड्रेंट में ये 0, ये होता है पाई बाय 2, यहाँ आपका आता है सर पाई, ये होता है आपका 3 पाई बाय 2, ट्रिगो थोड़ा सा यूज़ करो और यहाँ पर आपका वापस आ जाता है 2 पाई। अब 2 पाई में कोई भी एंगल ऐड किया, 2 पाई में जैसे ही कोई भी एंगल ऐड किया तो आप कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हो सर, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा हो या कॉस 2 पाई प्लस थीटा, वो क्लियरली 2 पाई के कारण साइन रेशो साइन रहेगा, कॉस रेशो कोस रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा या कॉस 2 पाई प्लस थीटा दोनों ही वही साइन थीटा और कॉस थीटा आपको रिटर्न करेंगे। क्या पहली आपको बात समझ आई? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इस बात को मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ या ग्राफ के थ्रू क्यों समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है और इनका पीरियड क्या है 2 पाई, तो 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करते हैं, यानी 2 पाई में वही एंगल वापस ऐड करेंगे तो वो यही वाली कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। इन सारी बातों का क्या मतलब है, इन सारी बातों का बहुत ज़रूरी मतलब यह है कि सर अगर मैं चाहूँ तो z⁴n के बारे में बात करने से पहले आपसे मैं ये बात कर लेना चाह रहा हूँ कि अगर आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसे आपने लिखा था r, है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिल्कुल सर आप ऐसा लिख सकते थे। तो क्या सर मैं इसे थीटा को, जो कि आर्ग्यूमेंट है, जो कि हम प्रिंसिपल वैल्यू में ही लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर मैं इसे ऐसा लिख लूँ तो कुछ बुराई है क्या, z r cos, सर थीटा को अगर मैं लिख लूँ 2 पाई, और 2 पाई ही क्यों सर, 2n पाई, और n चूंकि हम अलग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मैं इसे 2k पाई प्लस थीटा लिख लूँ, और इसे लिख लूँ मैं आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, तो क्या हमने कुछ गलत किया? आई होप इस बात में तो कोई परेशानी नहीं। हाँ सर आपने कुछ गलत नहीं किया। गलत क्यों नहीं किया? क्योंकि सर कोई बात नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कॉस में जब 2k मतलब पाई का कोई भी इवन मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये जो हैं आपके, है ना, या फिर यहाँ पर भी साइन में भी पाई का कोई भी इवन मल्टीपल, इवन -2 पाई -4 पाई, इनमें जब भी आप थीटा ऐड करोगे आपको हमेशा कॉस थीटा और साइन थीटा ही मिलेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड है 2 पाई। इन सारी बातों का क्या मतलब, इन सारी बातों का मतलब कि यही z को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है उसका कारण है, उस पर हम बात करेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स पे। पर पहले तो आप इस बात से एग्री कर रहे हैं सब लोग कि सर इसको ऐसा लिख लेने में कोई बुराई नहीं है, क्या इसमें कोई परेशानी है? अगर मैं इसे ऐसा लिख पा रहा हूँ तो अगर मैं डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करूँ तो डी मोवर्स थ्योरम क्या मुझे ऐसा कहती है, सुनिएगा ध्यान से, कि z की पावर अगर मैं 1/n तक इसे रेस करूँ तो डी मोवर्स थ्योरम क्या कहती है सर, r को भी पावर 1/n तक रेस कर दीजिए, और ऑफ कोर्स यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को भी 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n से डिवाइड कर दीजिए। यानी आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, cos ऑफ व्हाट 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n। सर सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपकी सारी बातें हमने मानी, अच्छी बात है, आप ऐसा करना चाह रहे हो, लेकिन हमारा आपसे पूछना यह है कि आप इसको यहीं n से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? मतलब जब आपसे पूछा गया z की पावर 1/n तो आप उसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, r की पावर 1/n cos थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा बाय n, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये वैल्यू तो वहाँ है। कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समझे बात को तो सुनिएगा। जब आप k की वैल्यू 0 ट्राई करोगे, जब आप k की वैल्यू 0 ट्राई करोगे तो 0 थीटा बाय n, 0 पूरा 0, और वहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बाय n, तो वो वापस आ रहा है। तो k की वैल्यू 0 के लिए वो थीटा बाय n आ रहा है, लेकिन k की अलग अलग रिस्पेक्टिव मैं अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू ट्राई करूंगा, 1 2 3 4 5। सर ये क्यों ट्राई कर रहे हो? मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, ये हम अलग अलग वैल्यूज भी ट्राई करेंगे, और उन्हें ट्राई करते करते इस कॉम्प्लेक्स नंबर के वो n रूट्स एक्सप्लोर करेंगे। सर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, n रूट्स कहाँ से आ गए? अब ये n रूट्स कहाँ से गए, इस बात पर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये n रूट्स के कंसेप्ट पर आते हैं। पर मेरा सबसे पहले इस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्या यहाँ तक इस बात में कोई आपको परेशानी है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि अगर z जो है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो z की पावर n को हम डी मोवर्स थ्योरम से r टू द पावर n
cos n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिखते थे, उसी तरीके से z की पावर 1/n को हम वैसा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके 2k पाई प्लस थीटा अगर मैं लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? मेरे ख्याल से सर हमें इसको एक्सेप्ट करने में तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या इस बात से आप सब एग्री कर रहे हैं? आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं काम की बात पर आऊँ, अब अगर मैं एक इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन यहाँ पर रिड्यूस करूँ, तो हम एक्चुअली डील करने वाले हैं अब क्यूब रूट्स, nth रूट्स, 4th रूट्स, 5 रूट्स, ऐसे 5th रूट, 6th रूट, ऐसे इन रूट्स है। सर इनसे क्यों डील करना है? समझिएगा बात को। जब इनसे डील करना है तो हमें अलग अलग, जैसे सिंपल सी बात बताओ स्टूडेंट्स, मैं एक आपको सिंपल सा पॉइंट लेकर आना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या होती है वो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम में किस ऑर्डर का, किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? सर सेकंड डिग्री का। तो इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप बिल्कुल सिंपल सी भाषा को समझ पा रहे हो। यानी हाँ सर हम समझ पा रहे हैं कि इसे ऐसा लिखा जाता है ना। सिमिलरली अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होते हैं। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब कल को अगर मैं आपके सामने लिख दूँ, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं लिख दूँ लेट्स से x³ इज इक्वल टू लेट्स से कुछ भी, लेट्स से मैंने लिखा अल्फा, तो आप क्या कहोगे? सर x अगर क्यूब है तो ये अल्फा है, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे x जो है वो होगा अल्फा टू द पावर 1/3। लेकिन सर आपकी डेफिनेशन से जो आपने बताई कि अगर ये पॉलिनोमियल जिस डिग्री का होता है उसके मैक्सिमम उतने रूट्स तो होते हैं, तो आपके x³ के भी तो 3 रूट्स होने चाहिए थे। बेशक x³ के 3 रूट्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ दोज रूट्स विल बी अल्फा टू द पावर 1/3, लेकिन 2 रूट्स और होने चाहिए। पर अगर वो रूट्स रियल नंबर्स पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो है कहाँ? वो 2 रूट्स हैं, लेकिन कहाँ? इमेजिनरी वर्ल्ड में। वो 2 रूट्स हैं, लेकिन कहाँ? इमेजिनरी नंबर्स के साथ। मतलब ऑफ कोर्स अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, पर अगर उनमें आपको सिर्फ एक ही रियल रूट मिल पा रहा है तो 2 रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। और वो आपको कौन ला कर देगा? वन ऑफ द वेज वुड बी डी मोवर्स थ्योरम का ये एप्लीकेशन जो अभी हम सीख रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सिंपल से क्वाड्रेटिक की बात करूं, अगर एक क्वाड्रेटिक की बात करूं जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होते ही हमें दिख जाता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं है। तो जहां आप कह रहे थे कि इसके अटमोस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक भी रियल रूट नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है, लेकिन अगर रियल रूट नहीं है तो क्या रूट्स ही नहीं है? नहीं, कुछ नंबर्स तो होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो नंबर्स अगर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियल नंबर स्केल पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो शायद वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे। तो नंबर्स तो होंगे या फिर रियल या फिर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि अगर मुझे कभी भी अब इक्वेशंस को जब सॉल्व करना होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जहां पर अभी तक आप सिर्फ उनके गिने चुने रियल रूट्स निकाल पाते थे और आप कहते थे ये रूट्स हैं, उसके अलावा उसके रूट्स नहीं हैं जो कि रियल नंबर पर स्केल पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोवर्स थ्योरम की वजह से शायद मैं निकाल पाऊं दूसरे बचे हुए भी रूट्स जो कि रियलिटी में तो शायद ना है, पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन से व्यक्त या जाहिर या एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। क्या ये पूरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई पॉलिनोमियल आप सॉल्व करते हो तो अगर वो nth डिग्री का है, n ऑर्डर का है, तो उसके n रूट्स मैक्सिमम आना चाहिए। उसके अटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा n रूट्स होते हैं, उसके हमेशा एग्जैक्ट n रूट्स होते हैं। इस वर्ड को अगर मैं और ठीक करूँ ना, इस सेंटेंस को, तो किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल के हमेशा n रूट्स होते हैं। ये बात पहली बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर सर उसके n रूट्स होते हैं, इसका क्या मतलब? उसका मतलब अगर उसके एग्जैक्ट n रूट्स हैं तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसमें कितने रूट्स रियल होंगे, कितने इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। आपके जितने भी रूट्स रियल निकल कर आए, अब जो बच जाएंगे रूट्स, वो पेयर वाइज इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। सर पेयर वाइज इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, इस बारे में भी बात करेंगे, पर पहले तो ये समझ आ रहा है, अगर सिंपल सा फैक्ट अभी तक मैं डी मोवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन के क्रक्स को एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे कहना चाहूँ तो वो ज़रूरत हमें इसलिए है डी मोवर्स थ्योरम के इस वाले एप्लीकेशन को 1/nth रूट जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए कि कभी भी n डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मिले तो उसके एग्जैक्ट n रूट्स मिलेंगे, कुछ रियल और कुछ कॉम्प्लेक्स, और वो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनको निकालने में आपकी डी मोवर्स थ्योरम आपकी हेल्प करेगी। आने वाली स्लाइड्स में हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन के थ्रू भी उसे एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे, बट ये कंसेप्ट जरूर समझेगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस वाले पार्ट को एक बार ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ आप इसे थोड़ा अच्छे से समझें और इसे थोड़ा अच्छे से देखें और इसे नोट डाउन करें, फिर डिटेल में हम आगे प्रोसीड करेंगे।
अब देखो इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन हम कैसे वर्कआउट करते हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं और ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, z की पावर 1/n को आपने जब लिखना चाहा तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सर, एक सिंपल सा सॉर्टेड सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो सर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जैसे आपने लेट्स से 1 + आयोटा ही लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सीधा सीधा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इसमें कोई बुराई है? आई थिंक कोई बुराई नहीं है सर। अब मुझे अगर लेट्स से कोई कहता है कि सर इसकी पावर 1/4 है ना, मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z है ना, तो मैं इसकी पावर 1/4 निकालना चाह रहा हूँ। क्या पॉइंट आपको समझ आया? यानी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर मैं z की पावर 1/4 निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो आप बस इतना कह दोगे सर कि 1 + आयोटा की पावर 1/4 और मैथ्स तो यहीं से खत्म कर देगा। पर मैथ्स कहता है नहीं, मेरे पास इसका हल है, मैं इसे और आसान और सिंप्लीफाई और बेहतर बना सकता हूँ। कैसे, इस पर बात करते हैं। मतलब 1 + आयोटा की पावर 1/4 को और बेहतर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, इस पर समझिएगा सर। z की पावर 1/4, क्या हम वापस पोलर फॉर्म पर चले जाएं? बिल्कुल, या तो आप चाहें तो ऑयलर फॉर्म पर चले जाइए या पोलर फॉर्म पे, दोनों आपको निकाल कर देंगे चीज़ें। कैसे? अच्छा बाय द वे, इस एक्सप्रेशन की, क्या इस एक्सप्रेशन का मैं ऑयलर वाला फॉर्म वाला वर्जन लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर z की पावर 1/n लिखनी है, अगर z आपका ये है तो z की पावर 1/n को आप ऑयलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर बिल्कुल, पहले तो आप लिखेंगे r की पावर 1/n e⁻⁴। ऑफ कोर्स सर आयोटा आना है, आयोटा तो आना है, लेकिन जो थीटा होता था, अब वो थीटा क्या है सर? थीटा को आपने लिखा पहले तो 2k π + थीटा, एंड चूंकि आपने 1/n से पावर तक रेस किया है तो यहाँ पर वो 1/n पावर इसके थीटा में यानी आयोटा थीटा यानी आयोटा टाइम्स 2k π + थीटा में मल्टीप्लाई होगी। तो ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? सर ये आपके इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म का ऑयलर फॉर्म कन्वर्जन है। क्या इसमें कोई डाउट है? आई थिंक ये भी आपको याद रहेगी क्योंकि इससे भी बहुत सारी हम बातें निकाल कर देखेंगे। अब अगर सीधा सा पॉइंट में कंक्लूड करूं तो चाहे पोलर फॉर्म में निकालें या चाहे ऑयलर फॉर्म में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सर z की पावर 1/4 पर बात करनी है। अच्छा सर, इनमें k में ये k की वैल्यू कहाँ तक जाती है? ये k की वैल्यू आपकी हमेशा n-1 तक जाती है। n-1 मतलब क्या? जिस पावर का जो आप nth रूट लेना चाह रहे हो उससे एक कम वैल्यू तक। कैसे? सुनिएगा, हम 0 से शुरू करेंगे n-1 तक, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखो ये लिखा हुआ है z की पावर 1/4 हम निकालना चाह रहे हैं। z क्या था? 1 + आयोटा। क्या मैं इसे पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर 1 + आयोटा को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें या ऑयलर, तो पहले तो मुझे क्या चाहिए? जो z है आपका, क्या 1 + आयोटा, हमें चाहिए सर मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या होगा सर? इसका मॉड, जो कि क्या हो जाने वाला है? √1 + आयोटा का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाता है √2। अच्छी बात है सर, ये है √2। क्या एक बात आपको समझाई? जो कि कुछ नहीं है, जैसे आप लिखते हो बेसिकली r, है ना। सर थीटा क्या होता है? थीटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर थीटा जो होता है, क्या याद है स्टूडेंट्स, हमने एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, अगर आप याद कर पा रहे हो। सर पहले तो इसका ऑर्डर्ड पेयर वर्जन बताओ, तो सर वो है 1,1, है ना। सर 1,1 कहाँ लाया करता है? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, जो थीटा होगा वो होगा आपका tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1/1 यानी 1। अगर आप चाहें तो मॉड लिख लीजिए अपनी सहूलियत के लिए। तो आप इसे लिख रहे हो tan इनवर्स 1। क्या आप मुझे बता सकते हो tan का कौन सा ऐसा एंगल होता है, मतलब कौन सा ऐसा एंगल होता है जिसका tan/1 होता है? सर 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? सर थीटा की वैल्यू आ रही है 45 यानी π/4। अगर थीटा की वैल्यू 45 यानी π/4 आ रही है तो इसका क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल सा पार्ट है। आप इसी z को चाहें तो r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ने पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r कितना है? √2, है ना, cos थीटा, जो कि कितना हो जाएगा सर? cos π/4, है ना, प्लस ऑफ कोर्स आयोटा sin π/4। या फिर अगर आपको इसे इतनी बड़ी भाषा में नहीं लिखना है तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक और आसान सी भाषा है। कौन सी सर? आप इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं √2 r e⁻⁴ आयोटा थीटा यानी आयोटा टाइम्स π/4। लेकिन जब सर बात निकल कर आ रही है nth रूट निकालने की, जब बात निकल कर आ रही है nth रूट निकालने की, तो क्या ये फॉर्म से बेहतर भी कोई फॉर्म है? बिल्कुल है। यही फॉर्म जो आपने लिखी है सर, यही फॉर्म जो लिखी है आपने, z की जो आपने वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है सर? √2 e⁻⁴ आयोटा π/4। क्या इसी वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन अ बेटर लैंग्वेज? √2 e⁻⁴ आयोटा π/4 को मैं लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 2k π + π/4। इसमें कोई बुराई नहीं, जहाँ पे मैं k जानता हूँ कि k क्या है? बेसिकली एक इंटीजर, है ना। ये कहाँ तक है, क्यों है, इस बारे में भी बात करेंगे, ये हमारी हेल्प करेगा यहाँ से। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब जब हम निकालना चाह रहे हैं फाइनली इस z की पावर 1/4 को, तो या तो आप इस फॉर्म को यूज़ कर लीजिए या बेशक आप चाहें तो कौन सी फॉर्म यूज़ कर लीजिए सर? √2 cos थीटा, cos π/4 के बजाय मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं लिखूंगा 2k π + π/4 प्लस ऑफ कोर्स क्या? आयोटा साइन, साइन के साथ भी क्या?
2k पाई प्लस पाई बाई 4। क्या ये बातें आपको आसानी से समझ आ रही हैं? इनमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी बात बॉदर नहीं कर रही है। सर ये सब क्यों कर रहे हो? इतने आसान से तरीके को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो? क्योंकि हमें इसके 4th रूट तक जाना है, और 4th रूट तक जाना है तो हमें 2k पाई की यहाँ ऑयलर फॉर्म या पोलर फॉर्म में मदद लगेगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? और अगर ये बात अगर आपको समझ आई तो अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर हम k की वैल्यू ट्राई करेंगे। हम k की क्या वैल्यू ट्राई करेंगे? सुनते जाइए बहुत ध्यान से। सर हम k की वैल्यू ट्राई करेंगे कहाँ तक? ध्यान से सुनना, ये है 4 तो n-1, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4-1 यानी 3 तक, यानी k की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3, 4 वैल्यू ट्राई करेंगे। और सर जैसे ही आप ये 4 वैल्यूज ट्राई करोगे तो क्या आपको इस एक्सप्रेशन में जो कि अभी है z की पावर 1/4 हम बिल्कुल निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन की 4 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी? बेशक मिलेंगी। अब उस बारे में बात करते हैं। मैं z की पावर 1/4 चाहे यहाँ से लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले आपको ऑयलर फॉर्म से बता देता हूँ, फिर हम पोलर फॉर्म पे जाएंगे, दोनों सेम आपको रिजल्ट देंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे z की पावर 1/4 पर, है ना, तो z की पावर z क्या था सर? z था √2। ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं ऑयलर फॉर्म पहले लिख रहा हूँ। तो e टू द पावर, है ना, आयोटा कितना था स्टूडेंट्स? 2k पाई प्लस पाई बाई 4। लेकिन चूंकि आपने सर इसको पावर 4 तक, पावर 1/4 तक रेज किया तो इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्या बात समझ आई? और ऑफ कोर्स क्या ये कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर? और ऑफ कोर्स जो k की वैल्यू आपकी होंगी, जो k की वैल्यू होंगी 4-1, यानी k की आपकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? 0, 1, 2 और 3। सर सीधी सी बात है, जब k की वैल्यू 0 ट्राई करेंगे तब तो सीधा एक एक्सप्रेशन मिल जाना है। तो मैं आपको k की चारों वैल्यूज रख के बताता हूँ। आपका पहला जो रूट आएगा, अगर इन चारों रूट को मैं कहना चाहूँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो लेट्स से जो पहला रूट आएगा जिसे आप कह लेते हो लेट्स से अल्फा, है ना, पहला जो रूट आएगा अगर 0 ट्राई किया तो क्या जाने वाला है? √2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा। वही देखो, आप सोच के देखो, ये हो गया 0, π/4/4, तो ये क्या हो जा रहा है? π/16। तो ये वो वही वैल्यू है जो डायरेक्ट आ जाती। मतलब सर अगर मैं डी मोवर्स थ्योरम का डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई करता कि z की पावर n जो होती है वो इसकी पावर, मतलब e टू द पावर आयोटा थीटा में n आ जाता है, 2k पाई इंट्रोड्यूस ही मत करते, तो वो वही तो हो रहा है। 2k पाई इंट्रोड्यूस नहीं करना मतलब k की वैल्यू 0 ट्राई करना, तो वो एक रूट तो आपको बेशक मिलना है जो एक स्टैंडर्ड सी हमने थ्योरम पढ़ी है, लेकिन और भी 3 रूट्स मिलेंगे क्योंकि ये 4th रूट है, तो इसके 4 रूट्स टोटल मिलने चाहिए। क्या पॉइंट समझ पाए? इसके 4 रूट्स मिलने चाहिए तो 3 रूट्स और मिलेंगे, और इन 3 रूट्स को लाने का तरीका है k की वैल्यू 1, 2 और 3 भी ट्राई करें। क्या बात आपको समझ आई? तो पहली बात तो ये कि हमारा पहला जो अल्फा आया वो ये आ जा रहा है। इसके बाद सर अगर एक और रूट निकालते तो क्या आता? बीटा, वो क्या होता? √2। ध्यान से सुनिएगा, e टू द पावर। अब हम क्या ट्राई करेंगे? हम ट्राई करेंगे k की वैल्यू 1। बहुत ध्यान सुनिएगा, k की वैल्यू जब 1 ट्राई किया तो ये मत कहिएगा सर कि 2 पाई प्लस π/4 है, नहीं, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो ये है e टू द पावर आयोटा। ध्यान से सुनिएगा, k की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखते हैं तो ये होता है 2 पाई प्लस π/4। क्या आपको ये बात समझ आई? अब 2 पाई को भी 4 से डिवाइड किया, π/4 को भी 4 से डिवाइड किया, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ये हो जा रहा है 2 पाई प्लस π/4 डिवाइडेड बाई 4। एक छोटा सा काम ही कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पर 4 है ना, तो मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। अब आई होप रीजन समझ पा रहे हो। 8 पाई प्लस पाई 9 π/4, और ये 4 होकर आया तो 9 π/16। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, ये जो मिलेगा ये होगा 9 π/16। क्या आपको अब सारी बातें समझ आ रही हैं ग्रेजुअली? इसी तरह से अल्फा बीटा के साथ मुझे अगला रूट जो मिलेगा वो होगा गामा। गामा क्या होगा? √2 टाइम्स e टू द पावर। और कोई भी स्टूडेंट या ना सोचे सर ये और ये सेम है, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। कोइंसिडेंटली हो जाए तो अलग बात है, बट ये अलग ही होंगे, है ना। आयोटा, अब क्या रखेंगे आप? अब आप रखेंगे k की वैल्यू 2। क्या ये बात आपको समझ आ रही? जैसे ही आप 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? 4 पाई प्लस ऑफ कोर्स π/4 डिवाइडेड बाई 4। चूँकि यहाँ भी मैं 4 बनाना चाह रहा हूँ तो लेट्स से इसे मैं लिख लेता हूँ 16/4। क्या आपको बात समझ आई? तो हो जा रहा है 17 π/4, और 4 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 17 π/4/16, तो कितना हो जा रहा है? 17/16, है ना। मतलब रियली सॉरी, ये हो जा रहा है कितना? 17 π/4 नहीं, बस 16। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? ना सिर्फ ये सर, बल्कि आपको एक और रूट मिलेगा जिसे आप कह सकते हो डेल्टा। और डेल्टा क्या मिलेगा? वही सर √2 e टू द पावर आयोटा टाइम्स। लेकिन यहाँ पर अब आप k की जगह क्या रखेंगे? 3। और जैसे ही आप k की जगह 3 रखते हैं, जैसे ही आप k की जगह 3, अच्छा सर 4, 5, 6 नहीं रख सकते क्या? आप रख के देखिए, वापस आपकी वैल्यूज़ वही आने लग जाएंगे।
तो क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? फिर से आपकी साइक्लिसिटी शुरू हो जाएगी। तो उसके मैक्सिमम 4 ही रूट्स हो सकते हैं। ऑफकोर्स वो रियल या कॉम्प्लेक्स वो ये डिसाइड करेंगे, पर आपके 4 ही रूट्स होंगे। वो के की वैल्यू 0 1 2 3 रखकर आप ले आइए, या फिर 4 5 6 7 रखिए, वापस वही बात बन जानी है। कि आपको ये पॉइंट समझ आया? तो इट्स एडवाइस कि 0 से ही शुरू करें सर, और n-1 तक लेकर जाएं, 4 - 3 तक लेकर जाएं। आई होप क्यों अननेसेसरीली कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करना, राइट? वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर सर यहाँ पर निकालें तो हम के की वैल्यू क्या ट्राई करेंगे? 3। जैसे ही के की वैल्यू 3 ट्राई करते हो, सुनिएगा बहुत यहाँ से, 3 × 2 6, तो ये कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है 6 पाई, है ना, प्लस ऑफकोर्स कितना π/4। क्या मैं यहाँ पर 6 × 4 डिवाइडेड बाई 4 बाय 1/4 तो ये ऑलरेडी ये कर सकता हूँ। आई होप आप रीज़न समझ पा रहे हो क्यों कर रहा हूँ। तो ये जा रहा है कितना? 24 + 1 25, 25/16, तो ये कितना हो जा रहा है? 25π/16। क्या इस बात में कोई डाउट है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट आएगा ये होगा 25π/16। बस यही 4 रूट्स आएंगे, इसके अलावा और कोई रूट नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? ये क्या हुई स्टूडेंट्स? इसकी ऑयलर फॉर्म, मतलब जो ये आपने z⁴ निकाला था ना सर, इसके 4 रूट्स आपके अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा, ये आने वाले हैं। क्या इसमें कोई परेशानी? और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा 4 चीज़ों को ध्यान से देखें तो बेशक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंपल सी बात यह है सर कि इन्हीं के ऑयलर फॉर्म्स के, क्या पोलर फॉर्म कन्वर्जन भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आप चाहो तो इसे क्या लिखोगे? √2, ध्यान से सुनिएगा, e⁻i⁴ तो आप इसे लिखोगे कॉस, है ना, कितना? π/16 प्लस ऑफकोर्स आयोटा साइन π/16। आई होप π/16 क्या वैल्यू पता कर ले तो आप इजीली इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। चूंकि पोलर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ बस, तो बात यहीं खत्म हो जाने वाली। इससे आप क्या लिखेंगे? √2 कॉस, यहाँ पर एंगल क्या है? 9π/16, तो ये कितना हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है 9π/16 प्लस ऑफकोर्स आयोटा साइन 9π/16। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स? थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो इसकी ऑयलर फॉर्म कन्वर्जन क्या हो जाएगी सर? वो होगी √2 ऑफकोर्स कॉस 17π/16, आप इसे लिखेंगे कॉस 17π/16 एंड ऑफकोर्स प्लस आयोटा साइन 17π/16। और जो एक पार्ट आपका अब जो नेक्स्ट बच जा रहा है वो क्या है? 25 था मेरे ख्याल से, मैंने पता नहीं क्यों 2 लिख दिया। दिस शुड हैव बीन 25 बेसिकली ना, 25 था। तो ये कितना बच जाएगा? जो डेल्टा मिलेगा वो आपका होगा √2 टाइम्स कॉस ऑफ 25π/16 प्लस ऑफकोर्स आयोटा टाइम्स साइन 25π/16। तो ये जो होंगे टोटल आपके 4 रूट्स होंगे इस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के, किसके? आयोटा 1 + आयोटा के। आई होप आपको बातें याद हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इन एंगल्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं और रिप्लेस कर देते हैं तो वो चारों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे जो रूट हैं, जो क्या है? 4th रूट है इस 1 + आयोटा के। तो क्या आपको डी मोवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन समझ आ रहा है कि हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, और क्यों ये एक वैलिड और बहुत ही ऑथेंटिक और एक सिस्टमैटिक अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए। अभी बस आपको एक आइडिया या हिंट देने की मैंने कोशिश की है कि डी मोवर्स थ्योरम कैसे अप्लाई होती है, या डी मोवर्स थ्योरम एग्जैक्टली है क्या और इसको कैसे सोचा जाता है। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है स्टूडेंट्स इसका, इसमें हम डी मोवर्स थ्योरम को ही एक्सटेंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करने में, और ना सिर्फ क्यूब रूट्स बल्कि यूनिटी के और भी कई सारे रूट्स, यानी 1 के बेसिकली अलग अलग रूट्स। आप कहोगे सर 1 के क्यों रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हो? 1 के रूट तो 1 ही होते हैं ना। नहीं, जब बात आ रही है, जैसे मैंने कहा क्यूब रूट, तो 1 का सिर्फ एक ही रूट होगा क्या सर? सीधी सी बात है। अब जब क्यूब रूट है, यानी आपने इस इक्वेशन को क्या बना दिया, समझो बात को। आपने जब बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपने कहा x³ = 1 यानी x = 1/3। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टूडेंट कहेगा सर 1 की पावर 1/3 1 होता है, तो बात खत्म हो गई ना है। पर कॉम्प्लेक्स ने बोला नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। आपने अपने रियल नंबर स्केल पर बात खत्म कर दी, पर मेरे स्केल पर तो अब बात शुरू हुई है। सर आपकी मैथ्स के हिसाब से x³ = 1 को आप कहते हो x³ - 1 = 0। सर ये पॉलिनोमियल है ऑर्डर 3 का, डिग्री 3 का, और इसकी डिग्री है 3, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए। आपने तो 1 की पावर 1/3 कह के 1 बोल के खत्म कर दिया, तो बचे हुए 2 रूट्स का क्या? बचे हुए 2 रूट्स को आपको ला कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं एक और छोटा सा पॉइंट आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी सी बात। जैसे अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि लेट्स से आपके पास पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, x³ मतलब ax³ लेट्स से प्लस bx², है ना, प्लस ऑफ कोर्स cx प्लस d = 0। अब इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये तय है इसके 3 रूट्स होंगे। जिन्हें हम लेट्स से समझने के लिए कह देते हैं अल्फा, बीटा, गामा।
अब आप हमेशा याद रखिए जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर वाइज आपको मिलते हैं। पेयर वाइज मिलने का मतलब है अगर एक रूट आपको मिला तो दूसरा, अगर एक इमेजिनरी रूट मिला तो दूसरा रूट भी मिलेगा जो इस इमेजिनरी रूट का कॉन्जुगेट होगा। मतलब अगर पहला रूट आपको मिला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा वाई, तो एक और रूट आपको मिलाता है जो होगा a माइनस आइटा वाई। इस फॉर्म में ही मिलते हैं, दे कम इन पेयर। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? पॉइंट सुलझा हुआ सा इतना सा स्टूडेंट्स कि अगर मान लो इसका एक रूट अल्फा रियल है, अगर एक अल्फा रूट रियल है तो एक कॉम्बिनेशन ही हो सकता है कि बीटा एंड गामा जो होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे आपके इमेजिनरी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई कहे कि सर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा रियल है और गामा इमेजिनरी है। नहीं, एक इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी मतलब स्टूडेंट्स मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इमेजिनरी की अब एक बेहतर लैंग्वेज हम जो समझते हैं वो क्या, कॉम्प्लेक्स, है ना। आप आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अल्फा और बीटा रियल हैं और गामा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स अगर रूट आएगा तो वो अपने कॉन्जुगेट को साथ लेकर आएगा, वो पेयर वाइज आएंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो? यानी ऑफ कोर्स अगर आप कहो अल्फा और बीटा रियल है बट गामा इमेजिनरी, तो गामा का एक और पेयर होना चाहिए था, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके 3 ही रूट्स हैं। तो फिर अल्फा और बीटा में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा और वो उधर जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? यानी क्या सर ऐसा हो सकता है, और कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही इमेजिनरी हो जाए, तीनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाए? फिर वही बात ना, मान लो सर अल्फा और बीटा तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं बट गामा का क्या गामा को कोई पेयर मिला? मतलब बेसिक सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा पेयर वाइज मिलेंगे, 2 के मल्टीपल मिलेंगे, 2 4 6 8। तो क्या सर ऐसा ट्रू है कि तीनों के तीनों रियल मिल जाए? हाँ, ये पॉसिबल है। एक और कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या हो रियल। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रियल में तो ये नहीं है ना कि पेयर वाइज मिले, मतलब ऐसा नहीं है ना कि इसका कुछ कॉन्जुगेट मिले, वो तो रियल ही हुआ ना। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बात बस इतनी सी है स्टूडेंट्स कि अगर एक रियल आपको मिल रहा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, तो तीनों के तीनों रियल मिल सकते हैं क्योंकि जीरो इमेजिनरी है और उसके लिए फिर मुझे पेयर नहीं चाहिए। क्या आप पॉइंट समझ पाए? सिंपल सा क्रक्स जो इस पॉइंट के थ्रू मैं कहना चाह रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक में भी हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करते वक्त, जब भी रूट्स निकल कर आते हैं पॉलिनोमियल्स के, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जिन्हें आप कहते हो इमेजिनरी रूट्स, तो वो हमेशा पेयर वाइज आपको मिलते हैं। क्या ये बात आपको याद रहेगी? इसी के साथ साथ आज काम की बात जो ये डी मोवर्स थ्योरम का अब जो एक्सटेंडेड वर्जन आने वाला है, वो ये है कि एक्स क्यूब माइनस 1 के टेक्निकली तो 3 रूट्स होने थे। आपने तो 1 कहकर एक रूट कहकर खत्म कर दी बात, बट 2 रूट्स और कौन देगा? वो देगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डी मोवर्स थ्योरम, जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और काफ़ी इंसाइटफुल टॉपिक है। और इससे एक नया थ्रेड, एक नया कंसेप्ट, एक नया आयाम, एक नया एक नया पूरा पिलर आप एक्सप्लोर करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। मतलब आप इमेजिन करो, आयोटा जैसी एक चीज़ बस इमेजिन करने की देर थी, उसके थ्रू कितना मैथ्स को ये आगे लेकर गया आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो भी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड थी ना, जो अनडिस्कवर्ड थी, जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, वो सब हेल्प करती इसने। मतलब एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जो रियल नंबर स्केल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट वो था तो कि सर -1 का अंडर रूट क्या होगा, तो बस वहीं से बात निकली और फिर उसे हमने एड्रेस करते चले गए, उस थॉट को फीड करते चले गए। तो ये थॉट कहाँ तक हमें लेकर गए, आप यकीन करिए, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ले आएगा, ये आपका ट्रिको भी ले आएगा और ये आपका बहुत कुछ एक्सप्लोर करवाएगा। ये पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लोर करवा रहा है, ये कई सारी चीज़ करवा रहा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे आने वाले चैप्टर्स को, जो कि अगला चैप्टर होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप काफ़ी कुछ सीखेंगे मेरे ख्याल से। आज के सेशन में कोई डाउट या परेशानी नहीं है, आज आपने बहुत अच्छे से चीज़ें समझी। पर इन सारी बातों से भी एक और बात जो बहुत इक्वल इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी आप यकीन करिए, किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर पूरा का पूरा IIT JEE का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेक्चर्स, DPPs, उनके सोल्यूशन, सब कुछ वहाँ पर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, इवन क्लास वाइज, इवन फाउंडेशन लेक्चर्स भी आपको दिखाई देंगे। सेम चीज़ें हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी रेप्लिकेट होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा YouTube पर, जहाँ पर भी प्लेलिस्ट में चीज़ें सिस्टमैटिकली रखी हुई हैं। आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं आस्क योर डाउट पर फॉरवर्ड करके।
आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना, यूट्यूब को एक्सेस करना जानते हैं, जिसके थ्रू इन लेक्चर्स को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प हो रही है, अगर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिए, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे, जो भी नए वीडियोस रिलीज़ होंगे उनसे आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे। इन द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स, एक बार इमेजिन करिए IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। ये कितने स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कितने स्टूडेंट्स इससे अवेल करके बेनिफिट हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इससे एडवांटेज ले पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।